नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत सीटेट ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि के बारे में चर्चा होगी। ध्वनि भी प्रकाश की तरह एक लंबा टॉपिक है और इसको हम 3 या 4 वीडियो में कवर करेंगे। एक ही वीडियो में कवर करने का नुकसान ये रहता है कि वीडियो लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो में जनरली हम लोग ऊब जाते हैं। अगर हम ध्वनि के हर कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक एक अलग वीडियो बनाएं तो आप आसानी से 10, 12, 15 मिनट का वीडियो बड़ी आसानी से देख सकते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। इसीलिए मैं इन टॉपिक्स के जो जटिल टॉपिक है इनके छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें ताकि आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। थोड़ा सा मैं यहाँ बात कर लेता हूँ आपसे। ध्वनि, इंग्लिश में इसको साउंड कहते हैं। ये एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग को इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, तरंगों का एक और टाइप होता है, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिएगा, मोटे रूप से जब भी हम तरंग की बात करते हैं, कोर फिजिक्स में आप देखेंगे, डिटेल में बात होगी आपसे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझा दूँ। जब भी हम तरंग की बात करते हैं तो जनरली हम 2 प्रकार की तरंगें पढ़ते हैं। पहली विद्युत चुंबकीय तरंगें और दूसरी हम पढ़ते हैं यांत्रिक तरंगें। 2 प्रकार की तरंगों को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी माइक्रोवेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत सारी वेव्स काम करती हैं। इसके अलावा कॉस्मिक वेव्स होती हैं, लेकिन हम जिस लेवल की स्टडी कर रहे हैं उस लेवल पे हम बहुत मोटे रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगें और यांत्रिक तरंगों का अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है प्रकाश। लाइट जो एग्जाम्पल है किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। ध्वनि तरंगें किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है यांत्रिक तरंगों का। ध्वनि तरंगें किसका एग्जाम्पल है? यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल है। या अगर आप एक रस्सी को दीवार से बांध लें, उस रस्सी को हिलाएं तो उस रस्सी में तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। वो तरंगें भी कैसी तरंगें होती हैं? ध्वनि तरंगें, इस यांत्रिक तरंगें होती हैं। रस्सी को अगर आप दीवार से बांध के अगर हिलाते हैं उसमें उत्पन्न तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। या अगर आप एक तालाब में पत्थर फेंक दें तो आपने देखा होगा तालाब की सतह पर बहुत सारी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो भी तरंगें किसका एग्जाम्पल होती हैं? यांत्रिक तरंगों का एग्जाम्पल होती हैं। यांत्रिक तरंगें, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि या तो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों में से कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तभी यांत्रिक तरंगें ट्रैवल कर पाएंगी। यांत्रिक तरंगें तभी उत्पन्न होंगी जब कोई ना कोई माध्यम होगा। माध्यम ठोस हो सकता है, माध्यम द्रव हो सकता है, माध्यम गैस हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे कि प्रकाश, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वात में भी ट्रैवल, निर्वात यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है जहाँ कुछ भी ना हो, ना ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, कुछ भी ना हो, जो वैक्यूम कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में ट्रैवल कर सकती हैं और इसके अलावा ये माध्यम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, है ना। मैंने बताया था आपको, प्रकाश निर्वात में ट्रैवल करता ही है, वैक्यूम में ट्रैवल करता है, इसके अलावा पारदर्शी माध्यम में भी वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यांत्रिक तरंगें केवल और केवल किसी न किसी माध्यम में ही ट्रैवल करेंगी। यांत्रिक तरंगों को हम पुनः अगर डिवाइड करें तो यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहली होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स, और दूसरी होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। देखिएगा, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि माध्यम के कणों की गति और तरंग की गति के बारे में चर्चा होगी, जो कि हमारे सीटेट ईवीएस सेक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं है कि माध्यम के कणों की गति की दिशा क्या होगी। तो उसी हिसाब से हम डिफाइन करते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। लेकिन आप समझ के चलिएगा इस समय कि यांत्रिक तरंगों के 2 टाइप होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक है। यहाँ पे यांत्रिक तरंगों के संबंध में बात होगी आपसे ध्वनि की। ध्वनि कैसी तरंग है? एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। आपसे कभी कभार सीटेट के ईवीएस सेक्शन में पूछ लिया जाता है ध्वनि कैसी तरंग है, तो पहला आंसर यांत्रिक तरंग है। अगर यांत्रिक तरंग ऑप्शन में नहीं है तो वो कैसी हो जाएगी? अनुदैर्ध्य हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। चूँकि बहुत डीप लेवल से प्रश्न नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कोर फिजिक्स में आई होप आप अच्छे सब चीज़ देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले में स्वर पिटारी है, स्वर यंत्र जैसे कहते हैं, उसमें कंपन हो रहा है
और कंपन की वजह से हवा बाहर आ रही है इसलिए बोल पा रहा हूँ मैं। अगर मेरे गले में कंपन ना हो तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। यानी कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए किसी न किसी वस्तु कंपन आवश्यक है। आप कोई बर्तन ज़मीन में दे मारें तो आप देखते हैं कंपन होने लगता है उसमें, उस कंपन की वजह टकराने की वजह से, और कंपन की वजह से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक में भी कौन सी है, अंतैर्ध्य है, जो वस्तुओं कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना माध्यम के, अगर वैक्यूम है, निर्वात है, तो ध्वनि तरंग ट्रैवल नहीं करेगी। जैसा कि मैंने बताया, यांत्रिक तरंगों को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी तरह से ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आता है, चंद्रमा पर यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते। चंद्रमा पर यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? उसकी वजह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि निर्वात है। चंद्रमा पर निर्वात है और ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक। और यांत्रिक तरंग को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। और चंद्रमा पे माध्यम नहीं है, तो चंद्रमा पे माध्यम ना होने की वजह से ध्वनि एक दूसरे की सुनाई नहीं देती है। या यूँ कहें कि चूंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और चूंकि चंद्रमा पर माध्यम नहीं है इसलिए चंद्रमा पर यात्री एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ये लिखा हुआ है, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता। निर्वात में यानी कि जहाँ कोई भी माध्यम मौजूद ना हो वहाँ पे ध्वनि संचरण नहीं होता। यही कारण है कि चंद्रमा पर यात्री एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। इंपॉर्टेंट है, सीटेट के हिसाब से पूछा गया प्रश्न है। तो आपसे यही पूछेगा कि चंद्रमा पर यात्री एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते। तो इसका आप लगाएंगे आंसर, चंद्रमा पर निर्वात है। या ये ऑप्शन में नहीं होगा तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है इसीलिए निर्वात है वहाँ पे। तो देखिएगा, आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि ध्वनि एक यांत्रिक अंधेर तरंग है जो वस्तुएं कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग को संचरण का मतलब क्या है, ट्रैवल के लिए, जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ध्वनि संचरण नहीं होता। यही कारण है कि चंद्रमा पर यात्री एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। अब देखिएगा, ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, या ये कहें करैक्टरिस्टिक हैं इसकी 2। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम। ध्वनि की तीव्रता की बात करेंगे, प्रबलता की बात करेंगे। महिला और बच्चों और पुरुषों की आवाज़ में अंतर होता है ना, कि कोई बच्चा बोल रहा है या महिला बोल रही है या पुरुष बोल रहा है, ये किस वजह से होता है। या अपने किसी खास व्यक्ति की आवाज़ हम पहचान लेते हैं। मान लो आपका भाई है और एक आपके चाचा का बेटा है, दोनों की एज समान है और दोनों की आवाज़ समान तीव्रता वाली है, लेकिन फिर भी आप पहचान लेंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का बेटा है। किस वजह से होता है, ये सब चीज़ें इसके बाद वाले चैप्टर में लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले समझिएगा, ध्वनि के 2 गुण होते हैं। ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। देखिएगा, मैं आपको नॉर्मल एक तरंग का, एक वेव का फिगर बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि ध्वनि तरंग ऐसी नहीं होती है, ध्वनि तरंग ऐसी होती है। देखिएगा, ऐसे करके होती है। ये पूरा आपका डार्क होगा, फिर डॉट 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 होंगे, फिर डार्क होगा, फिर डॉट, इस तरह की होती है। लेकिन हम इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, समझने के लिए आप इसे समझ के चलिएगा। तो देखिएगा, ध्वनि तरंग को मैं थोड़ा सा इस फिगर से समझा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिएगा, ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये है समय की लाइन, है ना। ये समय चल रहा है यहाँ से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे कर आप चलता है। ये ऊपर वाला जो जा रहा है यहाँ से इधर, इधर और इधर, इसे कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसे कहते हैं विस्थापन, दिस कॉल डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिएगा, यहाँ पे ये लाइन समय की है, ये विस्थापन की है। अब देखिएगा, पहला गुण है आवृत्ति और दूसरा गुण है आयाम। देखिएगा, कोई भी तरंग जब भी उत्पन्न होगी तो किसी न किसी कण में क्या होगा, कंपन होगा। ऐसे करके कंपन कब होगा, कि कोई कण यहाँ है, कोई कण यहाँ है अपनी मध्यमान स्थिति में। मध्यमान स्थिति का मतलब है जहाँ वो पहले से था। अब वो कंपन करेगा तो इधर हिलेगा और इधर हिलेगा, एक तरफ तो केवल हिलेगा नहीं। अगर एक ही तरफ केवल मूव करेगा, इसका मतलब विस्थापन कर रहा है वो। कंपन का मतलब क्या है, दोनों तरफ क्या करना, मूव करना और वापस अपनी मध्यमान स्थिति में आ जाना। इसी को कंपन कहते हैं। कि मान लीजिए कोई भी छोटा सा कण यहाँ है और वो कंपन करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे कंपन करेगा नहीं करेगा, और वापस लौट कहाँ जाएगा, अपनी उसी स्थिति में आ जाएगा। इसे ही तो कंपन कहेंगे ना। मान लीजिए मेरा हाथ है और मैं इसे ये कंपन करने लगे तो कंपन कैसे करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, और जब कंपन बंद हो जाएगा तो बीच में ये अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो कंपन करते समय क्या होता है, तरंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बिना कंपन के कोई भी तरंग पैदा नहीं होगी। अब देखिएगा, कोई कण ये है, ये कण की मध्यमान स्थिति है।
ये मध्यमान स्थिति है, इधर कांपा, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यानी कि अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ क्या हो रहा है, वो कंपन कर रहा है। ठीक, तो पहली बात क्या है, आवृत्ति। पहली बात क्या है, आवृत्ति से कहते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा यहाँ से शुरू हुआ कंपन और यहाँ वापस आ गया, ये एक चक्कर हो गया उसका। यहाँ से यहाँ तक कितना चक्कर हो गया, एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, फिर चौथा चक्कर, फिर पांचवा, ऐसे करके चक्कर लगेंगे। यानी कि अपनी मध्यमान स्थिति से एक और गया, फिर दूसरी ओर गया और वापस वहीं आ गया, तो ये एक चक्कर हो गया। फिर ये दूसरा चक्कर हो गया आपका। अगर हम आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति की बात करें, अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का समय 1 सेकंड ले लूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का समय 1 सेकंड ले लूँ, और यहाँ मैं देख के चल रहा हूँ आपके सामने कि यहाँ एक चक्कर और लग गया, एक और लग गया, एक और लग गया, ठीक है ना, और आगे जा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ 1 सेकंड तक, यहाँ तक 1 सेकंड पूरा हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड पूरा हो रहा है। 1 सेकंड में कितने चक्कर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर आ रहे हैं, 6 चक्कर आ रहे हैं। यही आवृत्ति है। 1 सेकंड में या यूँ कह सकते हैं दिए गए समय में, अगर हम ये कहते हैं दिए गए समय में, लेकिन कॉमनली क्या होता है कि सेकंड से ही साथ इसका बात करते हैं। आवृत्ति का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब, आवृत्ति का मतलब है आना, बार बार आना। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में एक कण कितने कंपन कर रहा है 1 सेकंड में। तो देखा आपने कि पहला कंपन यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, फिर दूसरा कंपन यहाँ पूरा हो गया, फिर तीसरा कंपन यहाँ पूरा हो गया, चौथा कंपन। इस तरह से हो सकता है कि 1 सेकंड में हमने कम बनाई हो, 1 सेकंड में इससे ज़्यादा कंपन हो, क्योंकि ये तो केवल समझने वाली बात है कि यहाँ पे 1 सेकंड में जितने कंपनों की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस वस्तु क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। उस वस्तु की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में कितने कंपन कर रहा है। दूसरी बात कंपन का, दूसरी बात क्या है, इसका मात्रक क्या है, हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या है, हर्ट्ज। ये HZ लिखा हुआ है, एक वैज्ञानिक थे हेनरी हर्ट्ज, उनके नाम पे इसका मात्रक क्या, हर्ट्ज होता है। तो आप देखते हैं ना, जब भी आप रेडियो सुनते हैं तो मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये सब चीज़ें रहती हैं आपकी। FM वगैरह आप सुनते हैं, जब आपके पास कोई भी आपकी ऐसी डिवाइस है सिग्नल पे काम करती है, चाहे वो सिग्नल मोबाइल कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो सिग्नल TV का हो, सब में कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की बात होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है, आवृत्ति का मतलब है कि कोई भी तरंग 1 सेकंड में कितने कंपन कर रही है। कोई भी तरंग 1 सेकंड में कितने कंपन कर रही है, ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब बात करें आयाम की, बात करते हैं। आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। इन 2 चीज़ों की आपको बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि और बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन CTET EVS के हिसाब से इतना ही काफ़ी है। आप देखेंगे आयाम का मतलब क्या है, देखिएगा ये मध्यमान स्थिति है, मध्यमान स्थिति से इधर इतना विस्थापन है, इधर इतना विस्थापन है, मध्यमान स्थिति से इधर इतना विस्थापन है। अब देखिएगा मैं 2 आपके सामने आयाम समझाने के लिए मैं 2 फिगर बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिएगा 2-3 लाइन है, इसको समझाने में कितना समय लग रहा है। ये वीडियो आपको अब तक 13 मिनट का हो गया, अब 2-3 मिनट और लगेंगे आपको समझने के लिए, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। देखिएगा एक तरंग तो ये है, ठीक है ना, और दूसरी तरंग मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ अंतर लग रहा है आपको। देखिएगा इस तरंग का आयाम कम है, इधर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कण की मध्यमान स्थिति ये है ना, कण की जो मध्यमान स्थिति यही है। इधर विस्थापन इतना है, इधर विस्थापन इतना है, लेकिन इसमें विस्थापन कितना है, इतना, और इधर नीचे ज़्यादा है। यानी कि इस वाली तरंग में हम देखें तो दोनों तरफ विस्थापन ज़्यादा है। ये थोड़ा सा मैंने उतना अच्छा नहीं बनाया है, हालांकि जितना विस्थापन ऊपर होगा उतना विस्थापन नीचे होगा। आप इसे सही कर लें, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है इसलिए। चलिए तो देखिए आप समझ में आपको आ रहा होगा कि जितना विस्थापन ऊपर है उतना ही नीचे होता है। तो इसमें विस्थापन ज़्यादा है और इसमें विस्थापन कम है, तो मध्यमान स्थिति से एक और। आयाम का मतलब क्या हो गया कि कंपन करते हुए किसी कण, कंपन करते हुए किसी कण का अपनी मध्यमान स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन। कंपन करते हुए किसी कण, तो ये कण कंपन कर रहा है, का अपनी मध्यमान स्थिति से, तो मध्यमान स्थिति ये हो गई, से एक और अधिकतम विस्थापन। एक और, चाहे ऊपर लेना चाहे नीचे लेना, बात एक ही कि दोनों तरफ स्थिति से जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर नीचे एक सा होगा। जो अधिकतम विस्थापन है इसको हम आयाम कहते हैं, ए से शो करते हैं। इसमें आयाम ये हो गया, तो इसमें आयाम ज़्यादा है, इसमें आयाम क्या है, कम है। इसमें आयाम क्या है,
कम है, इसमें आयाम क्या है, ज़्यादा है। तो डेफिनेशन क्या है, कंपन करते कण का अपनी मध्यमान स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन। कंपन करते कण का अपनी मध्यमान स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, चाहे ऊपर चाहे नीचे, क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। तो आशा करता हूँ आवृत्ति और आयाम दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब इन्हीं पर आधारित अगले लेक्चर में बात होगी कि किसी की आवाज़ तीखी होती है, किसी की आवाज़ मोटी होती है, किसी की आवाज़ तेज़ होती है, किसी की आवाज़ धीमी होती है। वो आवृत्ति से इसका क्या मतलब है, आयाम से इसका क्या मतलब है, इसके अलावा कुछ और बातें ध्वनि के बारे में करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।